Hello everyone, I am Arslan Ali Mughal and here I teach you physics class 9 in first year. अब देखिए कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी, लेंथ की यूनिट की, मास की यूनिट की और टाइम की यूनिट की। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? मतलब हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या वजह होती है कि हम 1 किलोग्राम को अगर किसी एक जगह से तोलकर दूसरी जगह पर पहुंचते हैं वो 1 किलोग्राम निकलता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी बट्टे को, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, वेट होता है 1 किलोग्राम वाला, अगर उसको लेकर अगर मार्केट में कहीं भी चले जाएं, उसके लिहाज से अगर किसी वजन को मेयर करते हैं तो बकाया जगहों पर भी उसका वेट जो होता है, वजन जो होता है, मास जो होता है, वो सेम ही क्यों रहता है। तो इसी तरह से लेंथ लेंथ के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। इसमें हमने स्पेसिफाई किया कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। तो अब मीटर जो है वो इतना ही लंबा क्यों, जितना कि आज हमें 1 मीटर की साइज दी जाती है कि ये 1 मीटर, सपोज किया कि ये 1 मीटर है हमारे पास। अब ये मीटर अगर मैं किसी दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी जाता हूँ तो ये मीटर सेम रहेगा। रीजन, तो आइए जरा इसी रीजन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ खुद क्या है। व्हाट डू मीन बाय लेंथ? हमने तो लेंथ के बारे में पढ़ा कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल। तो हमें मालूम है कि हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल और फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज a type of fundamental quantity। भाई लेंथ जो है वो टाइप होती है किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब लेंथ टर्म में हम यूज क्या करते हैं? चलिए जरा इसकी जो सादी डेफिनेशन बनाई जाए लेंथ के बारे में, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसकी लेंथ क्या होगी, आपने कहना है तो सर माप कर देख लीजिए, इसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। स्केल उठाइए, स्केल की मदद से आप इसको मेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हमने क्या कहा कि लेंथ जो होती है वो किसी साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब दिस टर्म यूज फॉर, दिस टर्म यूज फॉर measuring the size of object। मतलब लेंथ को हम इस्तेमाल करते हैं किसको माप करने के लिए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज की साइज को मापने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को भी हम लेंथ से ही माप रहे होते हैं। इसी तरह से अगर लेंथ के बारे में और अगर जानना चाहें, एक और डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि द लेंथ इज शो या टेल अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट, एक चीज की साइज कितनी होती है उसके बारे में हमें बता रहा होता है कौन? लेंथ। ये किसी भी चीज की साइज क्या है। जैसे अब हमारे पास एक स्केल है, ये हमने एक स्केल उठाया, हमने कहा कि ये हमारे पास किसके लिए काम आता है? तो आपने कहा कि सर किसी भी चीज़ की साइज को मेयर करने के लिए जो भी इसमें यूनिट्स दिए हुए ये इंचीज के लिहाज से दिए हुए, ये सेंटीमीटर के लिहाज से दिए हुए, इनके लिहाज से अगर हम मेयरमेंट करते हैं तो उसमें ये स्केल हमें मेयर करने में काम आ रहा होता है। अब हमारा गोल आज का यही है कि हम जाने कि ये जो 1 मीटर जो दिया हुआ है ना हमें, वो आखिर किस तरह से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये 1 मीटर के बराबर रहेगा। तो अगर हम लेंथ के बारे में वो डेफिनेशन लिख दें तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ पाथ, ये एक रास्ता होता है। इट इज अ पाथ, ये एक रास्ता होता है बिटवीन टू एंडिंग पॉइंट्स, दो एंडिंग पॉइंट्स के दरमियान के रास्ते को, दो एंडिंग पॉइंट्स। अब मसलन हमने कहा इस मार्कर का एक एंडिंग पॉइंट ये रहा, दूसरा एंडिंग पॉइंट ये रहा, दो एंडिंग पॉइंट हो गए हमारे पास। अब हमने कहा कि पॉइंट
इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक के दरमियान के फासले को हम कहते हैं लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन, भाई एक फासला हो, डिस्टेंस बिटवीन टू एंडिंग पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान के फासले को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इसी तरह से अब मैंने इसी तरह से इस डस्टर को ले लिया, इस डस्टर में कहा कि इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक के दरमियान के फासले को हम लेंथ कहते हैं। इसी तरह से हम हर एक वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, मोस्टली देख सकते हैं, सॉलिड थिंग को हम मेयर कर सकते हैं, उसके साइज को मेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेंथ। कि लेंथ हमें यही चीज़ बताता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना। चलिए, टू एंडिंग पॉइंट्स, अब आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आप प्लेसेस भी कह सकते हैं, आप इसमें दो प्लेसेस कह दीजिए, पॉइंट्स कह दीजिए, दो इवेंट्स, कुछ भी, मतलब कुछ भी एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं। अब अगर लेंथ के एसआई यूनिट की बात की जाए, लेंथ को सिंपल क्या होता है लेंथ का, हमने कहा इट इज रिप्रेजेंट्स बाय या रिप्रेजेंटिंग बाय, लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट होती है रिप्रेजेंटिंग बाय एल। एल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों की एल हम लेंथ के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कहता है द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इज मीटर। भाई लेंथ का एसआई यूनिट जो हमें मिलता है वो होता है मीटर, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो बराबर होता है किसके? मीटर के बराबर होता है। अब इसके बाद ना सपोज है कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ये एक ऑब्जेक्ट ही है, इसको हम नाम देते हैं इंच टेप का, इसको हम नाम देते हैं इंच टेप का। तो आप देखिए कि मैं इसे यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ 2 इंच से लेकर, और इंच आ गया 40, क्योंकि 1 इंच में 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैं 40 तक। अब मैंने कहा कि 1 मीटर इतने साइज के बराबर होता है, 1 मीटर इतने साइज के बराबर होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इतना ही साइज क्यों, इतना ही साइज क्यों, इससे ज़्यादा या कम क्यों? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें एक कंसेप्ट दिया और कहा कि दरअसल इसकी प्रॉपर वजह यह है कि हम 1 मीटर को एज अ कंसीडर करते हैं। 1 मीटर जो होता है उसको आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से किया कि द डिस्टेंस, कि जब भी कोई फासला तय किया जाए, द डिस्टेंस इज कवर्ड या कवरिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी डिस्टेंस कवर किया जाए किसकी तरफ से, किसके द्वारा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। हम ये लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ से कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं और एक टाइम में इन 1/3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8। अब देखिए ये एक्सपोनेंट 8 मैंने जो कहा, इसका मतलब होता है कि मैंने ये 3 कंसीडर किया, आगे 8 लिखा ना, तो इसके लिए आगे हम पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा समझने के लिए मैंने जो 3 लिखा है ना, आगे एक्सपोनेंट 8 है। अब मैंने ना इस एक्सपोनेंट 10 को हटाकर आगे 8 0 लगा देने, बस और कुछ नहीं। समझाने के लिए आज के लिए ये कॉन्सेप्ट रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास 8 0 हो गए, ठीक हो गया। चलिए अब हमने यही कहा कि 1/3 एक्सपोनेंट 8 टाइम्स ऑफ सेकेंड, टाइम्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, वो बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा? इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। अब रीजन ना यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया, अगर हिस्ट्री की तरफ से थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया था कि लेंथ को मापने के लिए हमने बहुत सारे यूनिट्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। हमने फोटॉन रेज को लिया था,
और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लिया। लेकिन ना हमें ना हर एक में एक नाकामी ही मिलती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हमने कॉन्सेप्ट लिया यूवी रेज का, मतलब सनलाइट का लिया। हमने देखा कि सनलाइट जो है वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है बगैर बैंड हुए, बगैर कोई मसला क्रिएट किए, बगैर किसी किस्म की अपनी इंटेंसिटी को डिक्रीज किए, वो यहाँ पर पहुँचती है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, हमारी ज़मीन तक पहुँचती है। हमारे दिमाग में आया कि अगर ये ज़मीन तक पहुँचती है तो ज़मीन से आगे भी जाती भी है, ज़मीन से आगे भी जा रही होती है। इसका कामन मकसद हुआ कि लाइट जो है, लाइट वो कहीं भी एरर, एक बड़े लंबे सफ़र तक कहीं भी एरर क्रिएट नहीं करेगी, एक डिस्टेंस के लिए एरर क्रिएट नहीं करेगी। तो वहाँ से यूवी रेज की मदद से इस टाइम को 1 मतलब यूवी रेज की जो स्पीड होती है ना, अब सवाल उठा कि सर आपने इतना ही टाइम कंसीडर 1/3 एक्सपोनेंट 8 ही टाइम कंसीडर क्यों किया? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि हमने जब मीटर को मेयर किया तो मैंने कहा कि मीटर को लिख देता हूँ d के साथ, बिकॉज मैं लेंथ को लिख रहा हूँ ना, मैंने लेंथ को l के साथ लिख दिया सपोज। और मैंने एक फार्मूला बनाया कि जब भी मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम से तब मेरे पास लेंथ निकलेगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा कि जब भी मैंने चाहिए हो मुझे क्या लेंथ चाहिए होगी, तब मैं वेलोसिटी को मतलब स्पीड हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब भी मैं किसी भी स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरे पास लेंथ निकल आती है। अब मैंने कहा कि v, अब v ये किसकी है? ये v इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह पर अगर आप सनलाइट लिखते हो ना वो भी ठीक है, मैंने यूवी रेज लिखा। तो अब याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज बी मूव्स विद 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। जो यूवी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो हमेशा 3 लाख किलोमीटर फी घंटे के लिहाज फी सेकंड के लिहाज फी सेकंड के लिहाज से चल रही होती है। चलिए यही चीज कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अब इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, टाइम को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 1/3 एक्सपोनेंट 8। तो हमने यही टाइम यहाँ पर भी लिया कि 1/3 एक्सपोनेंट 8 सेकेंड। अब हमने क्या किया कि हमने सिंपल इसको इक्वल रखा दिया लेंथ के, और वो लेंथ का यूनिट मीटर रखा। तो इस 3 एक्सपोनेंट 8 को 3 एक्सपोनेंट 8 से कैंसिल किया, तो इस सेकंड को इस सेकंड के साथ हमने कैंसिल किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 क्वांटिटीज हमें नजर आती है। हमें नजर आया कि अब यहाँ पर बच गया 1 मीटर। तो हमने यही कहा कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती हो कितने टाइम में या कितना वक्त ट्रैवल किया उसने, 1/3 एक्सपोनेंट 8 1/3 एक्सपोनेंट 8 सेकंड जब उसने ट्रैवल किया तब वो इक्वल रहा 1 सेकंड। ये थी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी? 1 मीटर की। अब सवाल था क्या मीटर के अलावा भी हम अपनी सिंपल सादी जिंदगी में और भी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं? लेंथ के लिए बिल्कुल करते हैं, कॉमन यूनिट्स फॉर लेंथ। अब ना मैं सपोज करिए कि मैंने अपने घर का लकड़ी का काम करवाना है, तो अब मैं किसी कारपेंटर के पास पहुंचा और उसे मैंने कहा कि मुझे घर में लकड़ी का काम करवाना है या अलमारी या कुछ कोई भी चीज़ टेबल वगैरह बनवाना है। तो उसने कहना है कि मैंने जो आपसे अर्न करना है, जो पैसे लेने हैं वो स्क्वायर फीट के लिहाज से लेने हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो साइज के यूनिट को सिर्फ लेंथ पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, तो ये फीट क्यों कह रहा? क्योंकि दरअसल फीट भी लेंथ का ही यूनिट है। आप चलिए FPS सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि फीट इज द यूनिट ऑफ लेंथ।
इन एफपीएस सिस्टम। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि एक और कॉमन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, मीटर का लेंथ के लिए, वो होता है फीट। फीट को भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक चीज और आपने जहन में रखनी है कि अब मैंने जो ये स्केल यहाँ पर रखा था, मैंने कहा कि आपको ये जो मेयरिंग नजर आ रही है, ये वाली मेयरिंग जो नजर आ रही है, एक साइज नजर आ रहा है, इसके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ इंच, मतलब मैं इसके तमाम साइज को, मतलब इस तरफ से जितनी भी साइज मैंने मेयर करनी है वो इन चीज में मिलेगी मुझे। इसका कॉमन मकसद ये हुआ कि हम लेंथ को इंच में भी मेयर कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अक्सर आपने सुना होगा कि हमें कुछ गज कपड़ा चाहिए, जैसे कि अक्सर हम मार्केट में कपड़े को परचेज करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 7 गज कपड़ा दे दो भाई, 7 गज ये फला सूट मुझे 7 गज दे देना ताकि एक मुकम्मल सूट बन सके, इस तरह से करके। तो गज भी यूनिट ही है इसका लेंथ का। और इसी तरह से हमने कहा यार्ड, यार्ड भी यूनिट होता है लेंथ का। और इसी तरह से हमने कहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी यूनिट होता है किसका, लेंथ का। सेंटीमीटर मतलब मीटर से छोटा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर बात भी कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लेंथ के, फीट, इंच, गज, यार्ड। अच्छा, अब सवाल था द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट इन फिजिक्स, इन साइंस। कॉमन यूनिट नहीं, कॉमन यूनिट कुछ और है। तो अगर हम कहें कि फिजिक्स में लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो याद रख लेना उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर is the largest unit of length। लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट इसमें हमारे पास क्या है, लाइट ईयर है। और इस तरह से एक और यूनिट भी हम कहते हैं कि इतने मील दूर है, मील, माइल जिसे हम कहते हैं MILES, माइल हो गया। हमने कहा एक दो यूनिट लेंथ का हम माइल भी लिखते हैं। इसी तरह से हमने कहा के बाद हम कुछ ना लेंथ के यूनिट्स को पढ़ते हैं, लेंथ के यूनिट्स। तो काफी लेक्चर थोड़ा रह गया हमारे पास, तो लेंथ के ना कुछ कॉमन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ गिने चुने यूनिट्स जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हों और वो किसके बराबर हों, आज हमें ये भी मालूम हो। एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि लेंथ का एक यूनिट होता है मीटर। हमने कहा कि 1 मीटर के पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर, क्या कितने सेंटीमीटर मौजूद होते हैं 1 मीटर में। तो याद रखिएगा कि 100 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं 1 मीटर में। इसी तरह से 1 मिलीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा कि 1000 मिलीमीटर्स मौजूद होते हैं 1 मीटर में। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आप लोगों से या फिर कोई MCQ आ जाता है कि आखिर कितने फीट मौजूद होते हैं 1 मीटर में, कितने फीट, हमने कहा कि 1 मीटर में लगभग 3.28 फीट मौजूद होते हैं, 3.28 3.28 फीट मौजूद होते हैं। और इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कितने इंचेस मौजूद होते हैं, कितने इंच मौजूद होते हैं 1 मीटर में, तो आपने कहना 39.37 इंच आर प्रेजेंट इन 1 मीटर। 1 मीटर में 39.37 इंचेस मौजूद होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर में, 1 यार्ड में, यार्ड भी हमने वहां पर लिखा था यूनिट इसका मीटर का। तो एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, तो याद रखिएगा 3 फीट मौजूद, 3 फुट होता है 1 यार्ड। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ये गिने चुने यूनिट्स होते हैं किसके, लेंथ के, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो फिर इसके बाद हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं मास के कंसेप्ट को। अब मास है क्या? मास बच्चों किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को कहा जाता है। अब ये लफ्ज कंसंट्रेशन का मकसद क्या होता है? कंसंट्रेशन का आम तौर पर मकसद होता है अमाउंट, किसी भी चीज की तादाद को बताना। ठीक है, कंसंट्रेशन का मकसद होता है क्वांटिटी, किसी भी चीज की मिकदार को बताना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब कितनी कंसंट्रेशन मैटर की मौजूद है किसमें? एक बॉडी में, उसे हम कहते हैं क्या? मास। और मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ? एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एम, एम स्मॉल। अच्छा, इसके डायमेंशन जो होता है वो होता है कैपिटल एम, मास कैपिटल एम होता है। चलिए, इसके बाद हमारे पास कितना है? जो एसआई यूनिट होता है मास का वो होता है किलोग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के जी के साथ। ये होता है मास के यूनिट। देखो मास, जैसे अब सपोज करिए कि हम किसी मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी चीज़, एग्जांपल ले लीजिए, हमने कोई सब्जी वगैरह ले ली, तो वहाँ पर गए, हमने कहा कि 1 किलो टमाटर दे दीजिए। अब ये 1 किलो है क्या? और 1 किलो में ही हमने मास को क्यों मेयर किया? मतलब किसी ऑब्जेक्ट के जब भी वजन को, किसी क्वांटिटी को, लंबाई को चेक नहीं कर रहे हैं, साइज को हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो मेयर करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेयर करवा रहे हैं कि इतना क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें होना चाहिए। 1 केजी क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर है। अब उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लेते हैं किलोग्राम। चलिए, अब जरा यहाँ पर आइए, हम अब ना 1 किलोग्राम को देखते हैं कि 1 किलोग्राम में यहाँ से अगर हम ना 1 किलोग्राम का कॉन्सेप्ट लेकर हम पहुंचे यहाँ से, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को हमने घूमना स्टार्ट किया। मतलब जितने भी हमारी इस अर्थ पर ममालिक है ना, सब में हमने 1 किलोग्राम वज़न लिया और हम चेक करने पहुंचे कि क्या ये 1 किलोग्राम सेम है कि नहीं। तो आप यहाँ से कहीं भी किसी भी ममालिक में चले जाइए, 1 किलोग्राम का वज़न जो होगा, मास जो होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, एट एवरीवेयर। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। मास जो होता है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर है, वो तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मास के लिए कॉन्सेप्ट भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमें दिया गया है कि मास आर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज। बस अब जरा बात सुनिए ना, अब हमारे पास क्या हो गया कि मास का यूनिट जो होता है, अगर हम मास के यूनिट्स के बारे में डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि, या फिर हम कह देंगे 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? अब देखिए, अब इस 1 किलोग्राम का मसला हजम करने के लिए ना साइंटिस्ट ने 2 एलिमेंट्स को लिया, 2 एलिमेंट्स को। अब उन 2 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स थे जिनका नाम था, एक का नाम था इरिडियम, और दूसरे का जो नाम था ना वो था प्लेटिनम। ये थे हमारे पास 2 एटम्स, 2 मेटल्स लिए हमने ना। अब ये लेने के बाद ना, अब हमने क्या किया कि इन मेटल्स को मेल्ट करना स्टार्ट किया कि मेटल्स मेल्ट हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि अब हमने इसे हाई टेम्परेचर दिया और मेल्ट किया। अब जब हम इसे मेल्ट करेंगे ना, मतलब सपोज करो कि आपने लोहे की तरह 2 धातु ली, ये एक थी प्लेटिनम, दूसरी थी इरिडियम, दोनों को आग की भट्टी में रख दिया। अब आपको पता है क्या होने वाला है इसके साथ, आपको खुद मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों ही धातु, दोनों ही मेटल्स पिघलना स्टार्ट हो जाए। अब जो ये पिघलना है ना, ये एक एलॉय क्रिएट करता है। ये क्या बनाता है?
एक एलॉय बनाता है और यहाँ पर रहेगा एक एलॉय। अब देखिए एक एलॉय बन गया, एक ना गाढ़ा लिक्विड तैयार हो गया, बहुत गर्म एक गाढ़ा लिक्विड तैयार हो गया। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय याद रखना, जब भी लफ्ज एलॉय आए, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा दो या दो से ज्यादा मेटल्स के फॉर्मेशन को, पिघलने को, जुड़ने को एलॉय कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपने कहा कि जी 1 किलोग्राम बना कैसे, हर जगह पर 1 किलोग्राम के बराबर। अब साइंटिस्ट ने एक साइज लिया, साइज इसका एक कंटेनर, कंटेनर समझते हो ना, कंटेनर कहते हैं किसी भी सांचे, किसी भी सांचे को हम कंटेनर का नाम देते हैं। जैसे कि इस वक्त आपको ये एक सांचा नजर आ रहा है, एक कंटेनर ऑफ गिलास मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये कंटेनर हो गया। अब इस तरह का एक कंटेनर लिया जिसकी साइज जो थी यहां से यहां तक वो थी 39 मिलीमीटर, और इसी तरह से हमने 39 मिलीमीटर की लेंथ को लिया, 39 मिलीमीटर की हाइट को लिया, 39 मिलीमीटर की ही लेंथ को लिया। जब दोनों ही चीजें हमने सेम ली ना, तब अब इस जो हमारे पास जो ये चीज नजर आ रही है ना, कंटेनर जो है, अब इस कंटेनर को हमने फिलअप किया इस एलॉय के साथ। अब ये एलॉय है किसका? इरिडियम और प्लेटिनम का। अब इस एलॉय को हमने इंटर किया, मतलब इसमें हमने फिलअप कर दिया, भर दिया। अब आपको ये फुल बिल्कुल फिल नजर आ रहा है, बिल्कुल फिल। अब फिल होने के बाद अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ये ठंडा हो गया तो इस सांचे को जब हमने बाहर, इसके अंदर जो था उसको जब बाहर निकाला, वो कुछ इस तरह का शेप तैयार करेंगे, कंटेनर ऐसा है हमारा। अब इस तरह का शेप। अब मैंने कहा जब आप 39 मिलीमीटर के साइज को लेते हो, 39 मिलीमीटर की लेंथ को लेते हो और उसमें फिलअप करते हो दो मेटल्स के एलॉय को, तब आपके पास जो अब ये आपको एक बॉडी नजर आ रही है, एक सॉलिड पार्ट नजर आ रहा है। इस सॉलिड पार्ट का मास जो होगा 1 किलोग्राम के बराबर होगा। इस तरह से ये 1 किलोग्राम को रखा गया। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको इसी एक्सप्लेनेशन को लिखना चाहे, हम कह सकते हैं कि वेन a container is filled up by the alloy of platinum and iridium। जब आप प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय के साथ आप एक कंटेनर को फिलअप करते हैं, एंड द साइज ऑफ कंटेनर इज साइज ऑफ कंटेनर इज 39 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 39 millimeter in height। Now the solid object of alloy is इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो वो बराबर रहेगा 1 किलोग्राम के। इस तरह से 1 किलोग्राम को बनाया गया, इस तरह से कुछ 1 किलोग्राम को बनाया गया। अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं कुछ कॉमन यूनिट्स की। एक मिनट, कुछ कॉमन यूनिट्स की जो हम आम तौर पर
इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर मास। मास के कुछ कॉमन यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए कि मैं मार्केट में गया और जाने के बाद मैंने कहा कि 4-5 किलो केक दे देना। एक बेकरी वाले के पास गया और मैंने कहा यार 4-5 किलो आप केक दे दो मुझे। तो उसने थोड़ी देर के लिए मुझे हंसना है, हैरान होना है। क्यों? क्योंकि केक को हम कभी भी किलो के लिहाज से परचेज ही नहीं करते। हम हमेशा उसे एक नाम देंगे कि आप 1 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड का केक दे दीजिए। तब सवाल आता है कि हम अगेन अमाउंट ऑफ मैटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाउंड में क्यों? क्योंकि पाउंड भी तो यूनिट है किसका? मास का। तो हम यही लिखेंगे द पाउंड इज यूनिट ऑफ मास। मास का ही यूनिट होता है। इसी तरह से क्या और भी कॉमन यूनिट होते हैं? अब मैं गया मार्केट में, फिर से किस मार्केट में? गोल्ड मार्केट में जाता हूँ, जहाँ पर गोल्ड वगैरह परचेज बाय फरोख्त हो रही है। मतलब अब मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद अगर मैं उसे कहूँ, किसी भी ज्वेलर को अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई 2-3 किलो सोना दे दीजिए, तो अगेन उसने कहना है कि चले जाएं आप यहाँ से, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसका हमारा मकसद क्या हो गया कि बहुत बड़ा अमाउंट है गोल्ड को परचेज करने का ये। तो अब हम गोल्ड को हमेशा एक चीज में लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं तोला। आपने इसी दुकान पे अगर कभी आप गोल्ड को आप फरोख्त करने के लिए वहां पर पहुंचे होंगे, तो उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया होगा कि जो भी बहन या भाई मौजूद है, भाई आपका ना हमने 2 रत्ती या 1 रत्ती काट लिया है। रीजन क्या है? इसका मेल होना या फिर हवा का कोई भी इशू होता है, रत्ती काट वगैरह जो होती है कटो। हमने कहा कि ये रत्ती। और इसी तरह से हम पहुंचे कहाँ पर? और हम पहुंचे इस तरह के बहुत सारी जगहों पर कई मास के और भी यूनिट्स हम इस्तेमाल। जैसे सपोज करिए कि हम ना आटा लेने के लिए पहुंचे एक मिनी फ्लावर मिल पर, आटे की चक्की पर पहुंचे और वहां पर हमने कहा कि आप हमें आटा दे दीजिए कोई 2-3 महीने का। उसने कहना भाई अमाउंट बताओ। आपने कहना है कि ऐसे करो कि 1-2 मण आटा दे दो। मण तो मतलब क्या हो गया कि मण भी हमारे पास, मन भी हमारे पास वो यूनिट है किसका? मास का यूनिट है। और इसी तरह से मन से 25 मण मिलकर 1 टन बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमने कहा टन भी यूनिट होता है किसका? टन भी यूनिट होता है किसका? हमारे पास मास का ही यूनिट होता है। इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? मास के लिए। और कोई अगर आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये भी हमारे पास मास का ही यूनिट या लेंथ का यूनिट होता है। चलिए अब जरा हम देखते हैं इसको, इनके ना कुछ चीज़ों को दूसरी। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि किसके बराबर हो सकते हैं। तो हमने कहा कि याद रखिएगा 1 किलोग्राम के पास 1 किलोग्राम के पास 1000 ग्राम होते हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी कि मैंने जब 1 किलोमीटर कहा तब भी 1000 मीटर लिखा, 1 किलोग्राम कहा तब भी 1000 मीटर रखा। इसका मतलब हो गया जरूर इस किलो का मतलब ही है 1000। इस किलो का मतलब क्या है? 1000, 1000 के बराबर एक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, वो है हमारे पास 1000, 1000। और इसी तरह से हम कहते हैं कि भाई 1 किलोग्राम में कितने पाउंड मौजूद होते हैं? तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग पाउंड मौजूद होते हैं 1 किलोग्राम में। 2.2046 और पाउंड में बताया था रिप्रेजेंट बाय एम। और इस तरह से अगर हम कह दें कि हाउ मेनी ग्राम्स 1 पाउंड, 1 पाउंड के पास कितने ग्राम मौजूद होते हैं? 1 पाउंड के पास 454 ग्राम, 454 ग्राम मौजूद होते हैं। मतलब
ये आधा किलो से भी कम होता है। तो इसी तरह से मास के हमारे बहुत सारे यूनिट डिस्कस हो गए। मास के भी हमने काफ़ी यूनिट्स डिस्कस किए। चलिए आज के लेक्चर को हम यहाँ पर बंद करते हैं, तो या फिर हम टाइम को